ओके, so today we will discuss इनपुट आउटपुट इन जावा। तो अब तक हम लोग आउटपुट तो देखे हैं, राइट। आउटपुट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि कोई भी मैसेज अगर हमको आउटपुट में दिखाना है तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करते हैं। और अगर कोई वैल्यू, किसी वेरिएबल के वैल्यू को आउटपुट में प्रिंट करना है तो वैसे केस में हम लोग डायरेक्ट उस वेरिएबल के नाम को लिखते हैं जिसके वैल्यू को प्रिंट करना होता है, और वो वैल्यू हमारा प्रिंट हो जाता है। और अगर स्ट्रिंग के साथ, मतलब किसी मैसेज के साथ, कोई टेक्स्ट के साथ अगर वैल्यू प्रिंट करना हो तो वैसे केस में हम लोग प्लस प्लस सिंबल का यूज करते हैं। एक बार हम आप लोगों को में ओके, ओके, सो आउटपुट के बारे में हम लोग क्या देखे हैं कि अगर कोई मैसेज आउटपुट पे प्रिंट करना है तो SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट डबल कोट द मैसेज, जो भी मैसेज हमको लिखना है, डबल कोट क्लोजिंग ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, राइट। अगर किसी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना है, अब तक तो वेरिएबल वगैरह समझ गए होंगे आप लोग। SOP, हम लोग अभी भी उस चीज को देखेंगे, नेम ऑफ वेरिएबल, जो भी नाम हमारा है वेरिएबल का वो नाम हम लोग टाइप करेंगे और उसका वैल्यू हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ डबल कोट नहीं लगाएंगे, मेक श्योर यहाँ पे डबल कोट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डबल कोट का मतलब हुआ कि जो हम लिख रहे हैं डबल कोट में सेम टू सेम वही चीज हमारा आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। तीसरा केस है कि अगर हम मैसेज या स्ट्रिंग के टेक्स्ट के साथ में किसी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे डबल कोट x इक्वल टू डबल कोट क्लोज प्लस x। अब यहां क्या है, यहां क्या है, तो ये जो x है ये वैल्यू देगा ये, और ये जो x इक्वल टू है ये डायरेक्टली आउटपुट पे प्रिंट होगा। तो x इक्वल टू x का वैल्यू, ठीक है। आई थिंक यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ कम टू इनपुट। रबर इज देयर, यस, ओके। कम टू इनपुट, क्या कहता है, स्कैनर SC ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोगों को इतना तो पता होगा कि जब कोई वैल्यू को इनपुट लिया जाएगा, जब किसी वैल्यू को इनपुट लिया जाएगा तो उसको होल्ड करने के लिए किस चीज का यूज होता है। कैन एनीबॉडी रिप्लाई। एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या चीज यूज करते हैं हम लोग। रिप्लाई, रिप्लाई। इंटरेक्टिव सेशन नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। एवरीवन्स माइक इज इनेबल्ड, राइट। किसी वेरिएबल के वैल्यू को वेरिएबल तो हम बोल ही दिए, ठीक है, वेरिएबल का यूज करते हैं, राइट, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू अगर हमको स्टोर करना है तो वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हम लोग वेरिएबल का यूज करेंगे, और वेरिएबल को यूज करने के लिए क्या करना होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है कि वो किस टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद क्या होता है कि जिस टाइप का वो वैल्यू होल्ड करेगा उसके हिसाब से साइज हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में एलोकेट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग लिख रहे हैं इंट एन। ठीक है, अब यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग लिखेंगे sc ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहां थोड़ा सा समझना है कि ये क्या है। ठीक है, नॉर्मली अगर सी प्रोग्रामिंग का बात करें तो वहां हम लोग स्कैनफ का यूज करते हैं। अगर सी प्लस प्लस का बात करें तो हम लोग सी इन का यूज करते हैं। यहां हम लोग सिस्टम इन का यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं। एक्चुअली जब भी कोई इनपुट लेंगे तो फर्स्ट वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। अब यहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट उप्स का आ रहा है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है अभी, फिलहाल बस ये समझना है कि अगर इनपुट लेना है तो हमको एक लाइन लिखना है, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन। ये लाइन हमको लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है, क्या है ये सब अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ समझ में आएगा। नॉर्मली अगर इसको समझा जाए तो ये होता है कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इनपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ पर किस मेथड का यूज करेंगे, नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट इंट मेथड का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहे हैं। अगर हमको इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है तो वी विल यूज नेक्स्ट इंट। अगर हमको फ्लोट टाइप का इनपुट लेना है तो वी विल नेक्स्ट फ्लोट। अगर हमको लॉन्ग टाइप का वैल्यू लेना है वी विल यूज नेक्स्ट लॉन्ग। अगर हमको कैर टाइप का लेना है तो उसके लिए थोड़ा सा कंडीशन चेंज है, नॉट नेक्स्ट कैर। ठीक है, अगर हमको स्ट्रिंग टाइप का लेना है तो वी विल यूज सिंपली नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन, हम लोग स्ट्रिंग कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए देखा जाए इंटीजर और फ्लोट बेसिकली हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा मोस्टली यूज हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर का और फ्लोट का, दशमलव वाला नंबर और विदाउट दशमलव वाला नंबर। ठीक है, तो इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, इतना याद रखना है। अब जो है ये नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट फ्लोट, ये मेथड क्या करेगा, ये इंटीजर या फ्लोट टाइप के वैल्यू को यूजर से गेट करवाएगा, यूजर से इनपुट करवाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जावा में ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो क्लास के बाहर हो, विदाउट क्लास हो। ठीक है, जैसे स्कैनएफ जो एक फंक्शन था सी प्रोग्रामिंग में, वो नॉर्मल फंक्शन था। ठीक है, और वो stdio.h के अंदर होता है, तो इसीलिए हम लोग stdio.h को इंक्लूड किए थे। लेकिन जावा में कोई भी मेथड क्लास का मेंबर होता है, और जब कोई मेथड क्लास का मेंबर होता है तो उसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अगर वो मेथड नॉन स्टेटिक होता है तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, अगर वो मेथड स्टेटिक होता है तो ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्लास नेम के भी थ्रू हम लोग काम कर लेते हैं। जो एग्जांपल हम लोग system.out.println में देखे। ठीक है, system.out.println में हम लोग क्या देखे कि println is a method which will print the output, print the message on output screen with a new line at the end. But println is the method belongs to which class, system.out class, system class। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखे थे। अगर समझना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, नहीं अगर लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, दिमाग से ऊपर जा रहा है, डोंट वरी, जस्ट इस चीज को रटना नहीं कहेंगे, समझना कहिए। ठीक है, कि अगर हमको इनपुट लेना है तो नेक्स्ट इंट मेथड और नेक्स्ट फ्लोट मेथड का इंटीजर और फ्लोट के लिए हम लोग यूज करेंगे, और उसके लिए हमको ऊपर में एक लाइन लिखना होता है, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन।
ठीक है, हम दोनों तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी उप्स कंसेप्ट आप लोग नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, सी प्लस प्लस का भी कंसेप्ट आपको नहीं पता है, तो क्लास, ऑब्जेक्ट, है ना, मेथड, मेंबर, ये सब बिल्कुल आपके लिए नया नया बात है। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं ओके, नहीं समझ पा रहे हैं नो प्रॉब्लम। ठीक है, कम सिस्टम डॉट इन टेल्स द सिस्टम टू गेट इनपुट फ्रॉम कंसोल। अब स्कैनर क्लास जो है, जब उसको हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसको एक तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना, तो वो कंस्ट्रक्टर के रूप में यूज होता है। कंस्ट्रक्टर भी नया चीज है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम इसको दिमाग में रख ले, वही अच्छा है। ठीक है, सिस्टम डॉट इन जो है वो एक तरह से आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है एज ए कंस्ट्रक्टर, किसको, स्कैनर क्लास को। ठीक है, क्या करेगा सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन टेल्स द सिस्टम टू गेट इनपुट फ्रॉम कंसोल। कंसोल क्या होता है, जहां से हम इनपुट या आउटपुट का काम करते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड कंसोल। ठीक है, नोट in java when you use any predefined class in your program, then it must to import its package name from which class belongs to. I think सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के लिए और स्ट्रिंग क्लास के लिए जावा डॉट लैंग का यूज होता है। आई थिंक हम लोग इस चीज को डिस्कस किए थे। ठीक है, अगेन इस चीज को दिमाग में रखिए कि अगर किसी प्री डिफाइंड क्लास का आप यूज कर रहे हैं तो वो क्लास जिस पैकेज से बिलोंग करेगा उस पैकेज को इंपोर्ट करना नेसेसरी है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे सी प्रोग्रामिंग में किसी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करने पर उसके हेडर फाइल को इंक्लूड करना नेसेसरी था, उसी तरह से यहां पर जब किसी क्लास को यूज करते हैं तो वो क्लास जिस पैकेज से बिलोंग करता है उस पैकेज को हम इंपोर्ट करेंगे। क्लियर है? रिप्लाई फास्ट, क्लियर है? आप लोग माइक से ही रिप्लाई एक दो दे दीजिए, क्योंकि अभी चैट बॉक्स हम नहीं देखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? नो वन इज सेइंग ओके ओके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देखें कि क्या करना होता है। ठीक है, नाउ अब कहोगे कि सर सिस्टम इज ऑल्सो ए प्री डिफाइंड क्लास, स्ट्रिंग इज ऑल्सो ए प्री डिफाइंड क्लास, तो हम लोग कहां कोई पैकेज इंपोर्ट किए? तो आप लोगों को हम इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि सिस्टम और स्ट्रिंग क्लास जो है ये जावा डॉट लैंग पैकेज से बिलोंग करता है, और जावा डॉट लैंग पैकेज बाय डिफॉल्ट हमारे प्रोग्राम में इंपोर्टेड होता है। सो no need to explicitly import it. If you want we can import, no problem. अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है। बट स्कैनर क्लास बिलोंग्स टू अनदर क्लास which is java.util, which is java.util पैकेज, राइट? तो अब जब हम स्कैनर क्लास का यूज अपने प्रोग्राम में करेंगे तो वैसे केस में जावा डॉट यूटिल पैकेज का इंपोर्ट हम लोग करेंगे। कहां पे करेंगे? टॉप सबसे पहले लाइन में, सबसे ऊपर वाले लाइन में करेंगे। ऐसा नहीं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखने के बाद इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में पहले हेडर फाइल लिखते थे उसके बाद वॉइड में लिखते थे, उसी तरह से पहले यहां पैकेज इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद क्लास और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखेंगे। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आपका दिया हुआ एग्जांपल के रूप में कैसे लिखना होता है। ठीक है, पैकेज इज जस्ट लाइक ए पैकेट व्हिच कंटेन्स सिमिलर टाइप ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस। पैकेज क्या है? पैकेज एक तरह से एक जावा में एक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग रिलेटेड क्लासेस को एक लोकेशन पे स्टोर करते हैं, एक फोल्डर में स्टोर करते हैं। एकदम प्रैक्टिकल बात अगर समझिए तो एक फोल्डर में स्टोर करते हैं, उस फोल्डर का नाम हम लोग जो देते हैं ना वही पैकेज नेम होता है। नथिंग इज देयर, वी विल डिस्कस। हम लोग पैकेज क्रिएट भी करेंगे, हम लोग खुद का पैकेज बनाएंगे, हम लोग खुद का क्लास बनाएंगे, हम लोग उसको इंपोर्ट करवाएंगे, वी विल डू एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि पैकेज क्या है। पैकेज एक पैकेट है, एक फोल्डर है, एक लोकेशन है, एक जगह है जहां पर
मल्टीपल क्लासेस को हम रखेंगे क्लास फाइल को। अभी हम क्लास फाइल बनाए हैं ना, उसको किसी फोल्डर में रखे हैं ना, तो हम उसका सकते हैं कि वो एक पैकेज है, हम कह सकते हैं वो एक पैकेज है। लेकिन उसके लिए फिर कुछ कंसेप्ट भी होता है, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं। पैकेज बनाने के लिए कुछ अलग से कोड भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो फोल्डर ही एक पैकेज है, ठीक है, जिसके अंदर क्लास फाइल्स अवेलेबल है। क्लास के अंदर क्या है, मेथड्स है, डेटाज है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे डॉट साइज, ठीक है, डॉट मैक्स लेंथ, मैक्स रेंज, या जो भी था, मैक्स वैल्यू, मीन वैल्यू, दैट ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास, ठीक है, दैट ऑल आर डेटा मेंबर ऑफ क्लास। तो जब कोई क्लास का डेटा मेंबर है तो उसको भी यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, आइदर ऑब्जेक्ट नेम, और अगर वो स्टैटिक डेटा मेंबर है तो डायरेक्टली थ्रू क्लास नेम। तो पिछला क्लास का जो एग्जांपल हम लोग का था, साइज वाला, जो आउटपुट जो दिखा रहा था डेटा टाइप का साइज, उसमें हम लोग पहले क्लास नेम डॉट डेटा मेंबर नेम लिखे थे, ठीक है। उसी तरह से मेथड के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, जावा में हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, सारा काम क्लास के थ्रू होगा, क्लास के बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हर चीज को क्लास के रूप में यूज करना है। तो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दीजिए क्लास के प्रॉपर्टीज को, ठीक है। ज्यादा नहीं, ज्यादा डिटेल में हम लोग उप्स में जाएंगे तो देखेंगे, बट कुछ ऐसा चीज है जो कि समझना अभी आपको जरूरी है, ठीक है। और नहीं, अगर ऐसा लगता है कि नहीं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी कुछ ऐसा चीज है जिसको अभी आप ध्यान में रखिए कि हमको ऐसे करना है, ठीक है। जब वो टाइम आएगा ऑटोमेटिक आप उसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बताए हम ये बताए कि जब कभी इनपुट लेना हो तो पहले तो इनपुट किस टाइप का लेना है डिपेंड्स करता है। जैसे स्कैनएफ लिखते थे तो किस टाइप का इनपुट लेना है, अगर इंटीजर लेना है तो %d लगेगा, कैरेक्टर लेना है तो %c लगेगा, फ्लोट लेना है तो %f लगेगा। इफ यू रिमेंबर द सी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, दैट वाज आल्सो देयर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर इंटीजर टाइप लेना है तो नेक्स्ट इंट का यूज करना है, अगर फ्लोट टाइप लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट का यूज करना है, अगर लॉन्ग टाइप का लेना है तो नेक्स्ट लॉन्ग का यूज करना है। और ये सारा का सारा मेथड जो है ये किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता है। किस क्लास से बिलोंग करता है, तो ये सारा मेथड स्कैनर क्लास से बिलोंग करता है। और स्कैनर जो है वो यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल है। तो हमको पहले लिखना होगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। अब यूटिल के बाद आप देख सकते हैं, आई विल जूम द एरिया, आई विल जूम। यूटिल के बाद आप देखिए डॉट स्टार लगा हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे तो दिस इज ओके, आई विल डू दिस। वेयर इज हाइलाइटर, highlighter is, I think this is highlighter, but size सही नहीं है। ओके हियर, ठीक है, ओके, दिस इज, अगर आप लोग देख रहे होंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। तो यहां पर स्टार का क्या मतलब होता है, ये स्टार का क्या मतलब होता है, ये जो स्टार है, स्टार का मतलब होता है ऑल। ऑल मतलब यूटिल के अंदर जो भी क्लासेस है सारे क्लास को हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। या तो हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो उसका मतलब होगा कि केवल यूटिल यूटिल पैकेज के अंदर बहुत सारा क्लास है, तो उसके लिए केवल हम स्कैनर क्लास को ही अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम स्टार लिखते हैं तो उसके अंदर जो भी क्लासेस है वो सारे के सारे क्लासेस को हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं। दोनों ही सिनेरियो में हमारा प्रोग्राम रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार लिखिए तब भी ठीक है, स्कैनर लिखिए तब भी ठीक है, क्योंकि हम अभी फिलहाल केवल स्कैनर क्लास का ही यूज करने वाले हैं, तो नो प्रॉब्लम। ओके, अब अगला अगला लाइन देखिए, क्लास ईएक्सएम, क्लास ईएक्सएम, ठीक है। एग्जांपल, क्लास एग्जांपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है।
Scanner is a predefined class, that's why it starts with capital letter. Scanner is a predefined class, and in Java all predefined class names should start with capital letter, and each and every word of the class name should start with capital letter, which is called camel casing. ठीक है, इसके बाद new scanner system is also a class, predefined class name, that's why we will start with capital letter. डॉट इन, ठीक है, इनपुट कंसोल, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हमारा लाइन होता है इनपुट को लेने के लिए, ठीक है, इनपुट को लेने के लिए हमको ये लाइन लिखना है, बट इनपुट लेने के लिए आगे वाला लाइन हम लोग एक्चुअली में यूज करेंगे ये वाला लाइन, इंट एन इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और चूंकि हमको एससी का रिक्वायरमेंट है इसीलिए ऊपर वाला लाइन हम लोग लिखते हैं। Without SC, मतलब without object of scanner class, we cannot access the method next int. Why? Because next int जो है वो member method है किसका, स्कैनर क्लास का, और किसी भी प्रीडिफाइंड क्लास का या किसी भी क्लास का मेंबर को जब हम एक्सेस करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। अगर वो नॉन स्टेटिक है तो, अब ये स्टेटिक नॉन स्टेटिक का कंसेप्ट ज्यादा अभी नहीं देखना है, अभी बस यही समझना है कि स्टेटिक के केस में हम डायरेक्ट क्लास नेम से भी यूज कर लेते हैं, जैसे पब्लिक स्टेटिक वर्डमैन हम लोग लिखते हैं, इसी रीजन से लिखते हैं कि हमको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, ठीक है, वी कैन डायरेक्टली कॉल दैट फंक्शन, ठीक है, यूजिंग क्लास नेम, इसी पर्पज से हम लोग उसको स्टेटिक लिखते हैं, ठीक है। तो ओके डन। अब हम लोग यहां पर ये सीख लिए कि हम किसी इंटीजर वैल्यू को इनपुट में कैसे लेंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक ये चीज सबको समझ में आया है। लेट मी गो टू द, यू कैन रिप्लाई विथ टेक्स्ट और यूजिंग माइक अप टू द कंसेप्ट हम लोग इनपुट कैसे लेंगे। रिप्लाई फास्ट, ज्यादा टाइम लेंगे तो इसके लिए फिर आपको आपका टाइम बर्बाद होगा। इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है, तो मेनली दो लाइन समझना है, एक स्कैनर वाला लाइन और दूसरा जो हम लोग नेक्स्ट इंट वाला लाइन जो है वो समझना है। उसके पीछे का पूरा पूरा कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट है, जहां तक समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है ओके नो प्रॉब्लम। हम ये नहीं कहते हैं कि वो आना चाहिए, वो नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी क्लास कंसेप्ट नहीं पता है। सी प्लस प्लस का भी अगर आप लोग पढ़े होते तो आप लोगों को पता होता तो फिर दिक्कत नहीं आता। और इसीलिए हम कह रहे थे कि नहीं भी पता है तो भी टेंशन लेने का बात नहीं है कि हम लोग सी प्लस प्लस नहीं पढ़े हैं फिर जावा पढ़ रहे हैं तो कैसे होगा, हो जाएगा। अभी के लिए उतना ही समझना है कि हमको ये चीज लिखना है। कैसे हम लोग कहते हैं कि वॉइड मैन लिखना है, ठीक है, जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं तो वॉइड मैन का ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो उसी तरीके से सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। बट ये रिलेट करना आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अब हम ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, अच्छा इस मतलब से हम लोग इसका यूज कर रहे थे, रिलेट आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर बाद में आपको हर टॉपिक को लाकर दिखाया नहीं जाएगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि अच्छा ये केस है और इस केस में ऐसे होता है, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड और repeat the same concept. Only few students have replied, other students also kindly reply. You can say something, अगर कहने का है तो कुछ कहिए। Everyone's mic is on. Everyone's mic is on. Don't take much time. At least reply on the chat box. Yes sir, next topic. Okay. ओके ओहो, तो इससे पहले एग्जाम्पल 5 हम लोग देखेंगे, राइट। अगले टॉपिक में जाने से पहले एग्जाम्पल 5 देखेंगे। सो एग्जाम्पल 5,
ओके ओके सी, अच्छा इसमें तो इनपुट लिया ही नहीं गया है। ये एग्जाम्पल प्रोग्राम तो बिना इनपुट का है। अच्छा ये एग्जाम्पल 4 है, राइट। एग्जाम्पल 4 हम लोगों को कब डिस्कस करना था? ओके, हम लोग एग्जाम्पल 4 डिस्कस किए थे पिछले क्लास में या नहीं? कैन एनीवन रिप्लाई दिस? आई थिंक नहीं किए थे। ओके सी, क्लास एग्जाम्पल 4 पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्ग्स, ओके नो प्रॉब्लम। फाइनल फ्लोट पी आई इक्वल टू 3.14 एफ। हम लोग ऑलरेडी देखे कि कांस्टेंट जावा में किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप के आगे हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे सी प्लस प्लस में हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, जावा में फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। फाइनल डेटा टाइप इज फ्लोट, pi is the name of constant equal to 3.14 और फ्लोट वैल्यू के लिए f लगाया जाता है, अदरवाइज वो डबल के रूप में ट्रीट होता है। ठीक है, ओके। नाउ बाइट r इक्वल टू 10। अब एक अगला वैल्यू है बाइट, है ना, बाइट डेटा टाइप का वैल्यू है r इक्वल टू 10, एक दूसरा वेरिएबल। बस इसको नीचे वाला जो लाइन है आई थिंक इसका कोई यूज नहीं है, बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि बाइट का कैसे यूज करते हैं। फ्लोट एरिया इक्वल टू पी आई इंटू आर। अच्छा सॉरी सॉरी, आर वैल्यू है, रेडियस वैल्यू, ठीक है। रेडियस वैल्यू को हम बाइट में लिए हैं, क्यों लिए हैं? क्योंकि रेडियस बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होने वाला है, तो हम क्यों क्यों बड़ा बड़ा डेटा टाइप का क्यों यूज करें, क्यों हम इंटीजर लें? क्योंकि इंटीजर का रेंज तो बहुत बड़ा है, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा। तो चूंकि चूंकि हम लोग छोटा वैल्यू पे काम करने वाले हैं, रेडियस बहुत बड़ा नहीं होगा, खास करके अभी के एग्जाम्पल में तो नहीं ही होगा। कोई भी क्या डालेगा, 100 है ना, 50, 10, 5 इस तरह का वैल्यू डालेगा, तो बाइट वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फ्लोट एरिया इक्वल टू पी आई इंटू आर। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू प्लस एरिया। सी दिस लाइन, आई थिंक ये लाइन आपको क्लियर करेगा कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू को कंकेटिनेट कर रहे हैं। मतलब इंटीजर करने का मतलब फ्लोट वैल्यू भी कोई किसी भी वेरिएबल को कंकेटिनेट करके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखा है एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू this output will be directly printed on the output screen, area of circle equal to now प्लस, प्लस का मतलब कॉन्केटिनेशन, प्लस का मतलब पॉजिटिव नहीं, प्लस का मतलब कॉन्केटिनेशन। एरिया का वैल्यू, एरिया का जो भी वैल्यू आएगा, तो नॉर्मली पी आई का वैल्यू है 3.14 और आर का वैल्यू है 10, तो क्या होगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 314। ठीक है, तो दिस रिजल्ट विल गिव 314। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 314। शॉर्ट शॉर्ट का तो कोई यूज नहीं दिख रहा है, आई थिंक दिस विल गिव एरर ऑल्सो। शॉर्ट लिख करके केवल छोड़ा हुआ है, आई थिंक कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना होगा। int roll equal to 1 2 3 4 5 6 7, this is roll number integer type, long count equal to 9570। हम ये दिखा रहे हैं, हम ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि रोल नंबर का रेंज है ना, और लॉन्ग का रेंज जब हमारा नंबर बड़ा हो जाए, आई थिंक हमारा जो रेंज है इंटीजर का उस नंबर से बड़ा नंबर है ये 9570333345, ये इंटीजर के रेंज से बड़ा हो जा रहा, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जावा में बहुत बड़ा वैल्यू है इसका भी, बट अगर है तो हम लोग इसको लॉन्ग के रूप में यूज किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रोल नंबर इक्वल टू प्लस रोल,
तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करवा दिए हैं, नथिंग। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी है प्लस कॉन्टेक्ट नंबर इज योर कॉन्टेक्ट नंबर इज प्लस CONT। इससे क्या होगा कि हम लोग मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यू इस तरह से कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, ठीक है। रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर का वैल्यू, फिर प्लस योर कॉन्टेक्ट इज, फिर कॉन्टेक्ट नंबर का वैल्यू, ठीक है। तो मल्टीपल कॉन्केटिनेशन करवा के दिखा रहे हैं। ये सब एग्जाम्पल अभी दिखाया जा रहा है, आगे चल के इस सारे प्रोग्राम में हम लोग इसका यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आए, इसी के लिए हम लोग इसको अभी से अलग अलग करके सेपरेट रूप में दिखा रहे हैं। सो वी विल start my command prompt and then go to the drive, go to the location and run the program. First compile the program and after successful compilation there is no error, we will run the program. So see x equal to example 4, ऐसा आउटपुट क्यों आ गया? ओहो, this is example 5, right? इंटीजर नंबर टू लार्ज, ये लॉन्ग के रेंज से भी ऊपर है। रेंज का वैल्यू कितना था? सॉरी, लॉन्ग का रेंज कितना था? -2 to the power 63। कैन एनीबडी कैलकुलेट दिस वैल्यू? 2 to the power 63 -1 कितना होता है? लॉन्ग के रेंज में तो आना चाहिए ये वैल्यू। बहुत बड़ा वैल्यू है ये तो, फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? व्हाई इट इज ट्रीटिंग एज इंट? अच्छा, ये वाला वैल्यू तो नहीं कर रहा है। एरर क्या दिया है? इंटीजर नंबर टू लार्ज 9570333345 लॉन्ग काउंट इक्वल टू लॉन्ग है ना।
आई डोंट नो व्हाई ये लॉन्ग में इतना वैल्यू क्यों नहीं ले रहा है। 9570 ये तो आना चाहिए, 10 डिजिट्स का नंबर है और ये बता रहा है लॉन्ग में हम लोग इतना बड़ा वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। 8 32 30 3 4 5 6 7 8 10। एक्चुअली ये इंटीजर काउंट कर रहा है, लॉन्ग है फिर भी इंटीजर काउंट कर रहा है, क्यों भाई। लॉन्ग ओके 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 ओके, नाउ इट विल बी ओके। अच्छा हुआ मिस्टेक्स से कुछ कंसेप्ट जो है वो आप लोगों का अगर छूट रहा होता है तो वो बताने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो इट्स गुड, नो प्रॉब्लम, गो बैक। जिस तरह से हम ये बताए कि फ्लोट के लिए एफ लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो क्या करेगा, डबल के रूप में उसको ट्रीट करेगा। तो जब हम लॉन्ग लिखेंगे और सिंपली हम नंबर लिख के छोड़ देंगे तो वो उसको इंटीजर के रूप में ट्रीट करेगा। ठीक है, हम लॉन्ग डेटा टाइप डिक्लेयर किए हैं लेकिन वो वैल्यू वो जो है वो उसको इंटीजर के रूप में लेगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसके आगे एल लगा देंगे तो वो वैल्यू छोटा भी होगा तो भी वो लॉन्ग के लिए एक्सेप्ट करेगा, एज ए लॉन्ग एक्सेप्ट करेगा उसको, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि लॉन्ग में एल लगाना है, ठीक है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो इंटीजर के रूप में उसको ट्रीट करेगा, ठीक है। जो अभी आप सामने देख रहे थे कि ये हम लोग लॉन्ग लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग लिख रहे थे लेकिन वो इंटीजर के रूप में दे रहा था, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है, नोट 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 दिस वन, ठीक है। अगर हम लोग स्लाइड में देखें, अगर है क्या लॉन्ग के लिए है, हाँ देखो यहाँ पर है, हम लोगों का मिस्टेक था ये, वी हैव दिस ऑलरेडी। ये तो मिट ही जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ है, एल लगा हुआ है ना, लॉन्ग के लिए एल लगा हुआ है, डबल के लिए डी लगा हुआ है। हालांकि डबल में अगर नहीं भी लगाएंगे तो वो डबल ही लेगा, फ्लोट में लगाना जरूरी है, इंट में नहीं लगाएंगे तो इंट ही लेगा, लेकिन लॉन्ग में लगाना जरूरी है। एवरीवन समझ रहे हैं इस चीजों को, समझ रहे हैं, काइंडली रिप्लाई, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ओके ओके। नाउ तो एक्चुअली हम लोगों का जो एग्जाम्पल प्रोग्राम था, एग्जाम्पल नंबर 4, ये 5 है, तो ये 5 एक्चुअली आउटपुट के लिए, ठीक है, आउटपुट के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें इनपुट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। 6 नंबर देखा जाए, 6 में इनपुट का है क्या, तो खाली है, यस ये है आपका। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7, राइट। ओके, हम लोग 7 डिस्कस पहले करते हैं, ठीक है, बाद में वो सब होते रहेगा। हम लोग स्कैनर का यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। हम लोग सीखे कि अगर हमको यूजर से इनपुट लेना हो तो स्कैनर क्लास का यूज करते हैं और हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर जैसा जैसा वेरिएबल जैसा वैल्यू लेंगे उस तरह के
मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इंटीजर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, हम लोग अभी इंटीजर का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट इंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम है क्या, तो इट विल गेट टू नंबर्स एंड इट विल डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोसेंट ऑफ टू नंबर एंड रिमाइंडर ऑफ टू नंबर। बेसिकली ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। कहीं ये ऑपरेटर का कंसेप्ट तो नहीं है, वेट ए मिनट, 6 तो खाली है, यस दिस इज ऑपरेटर कंसेप्ट। फॉर्मेटेड आउटपुट इन जावा, बफर रीडर का एग्जांपल। ओके कोई नहीं, देख लेते हैं, देख लेंगे या अभी केवल डिस्कस कर लेंगे अगला कंसेप्ट, क्योंकि ये जो है ना, इसमें पूरा का पूरा ऑपरेटर का यूज किया गया है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग अभी जो प्रोग्राम करते हैं उसमें हम लोग बेसिकली इनपुट लेकर के आउटपुट प्रिंट करवाते, ठीक है। तो अगर आप लोग, टाइम मेरे पास नहीं है उतना, ठीक है, तो हम लोग प्रोग्राम जो है इस टॉपिक का प्रोग्राम हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बाकी हम लोग अगला प्रोग्राम पे हम लोग अगला कंसेप्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट क्या है, बफर्ड रीडर, ठीक है, बफर्ड रीडर, बफर रीडर नहीं, बफर्ड रीडर, बफर्ड रीडर, यस, RED, जावा में एक तो स्कैनर क्लास के द्वारा इनपुट ले सकते हैं और दूसरा बफर्ड रीडर के द्वारा इनपुट लिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्लास है बफर्ड रीडर का। एक्चुअली दोनों में क्या अंतर है, इजी अगर देखा जाए तो स्कैनर वाला कंसेप्ट है, इजी है, ठीक है। बट अगर फास्ट देखा जाए तो ज्यादा फास्ट कौन काम करेगा, तो बफर्ड रीडर ज्यादा फास्ट काम करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह में नॉर्मली तो ऐसा नहीं कहेगा कि बफर्ड रीडर का यूज करो या स्कैनर का यूज करो, नॉर्मली ऐसा नहीं कहेगा, नॉर्मली कहेगा इनपुट लीजिए काम कीजिए, ठीक है। और नॉर्मली अपने प्रोग्राम में डेवलपमेंट में भी हम लोगों को ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। बट इंटरव्यू वगैरह में कभी कभी दे देता है कि आपको बफर्ड रीडर से इनपुट लेना है, स्कैनर से इनपुट नहीं लेना है, ठीक है। और खास करके जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस पर लग जाता है तो फिर बफर रीडर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका टाइमिंग कम होता है, ठीक है, मतलब कम समय में वो जल्दी एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कोशिश कीजिए समझने का। देखिए, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास है, ये क्लास है, इनपुट स्ट्रीम रीडर इज नेम ऑफ क्लास, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं इनपुट, इनपुट के नाम से हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन। ये ठीक उसी तरह से लिखा गया है जैसे हम लोग स्कैनर में लिखे थे, स्कैनर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यही तो लिखते थे। तो यहां भी वही लिखे हैं, ये क्लास नेम है, ये ऑब्जेक्ट नेम है, इक्वल टू न्यू क्लास नेम, और हम लोग एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो ये लाइन ज्यादा कुछ नहीं है, बस क्लास नेम चेंज हो गया है। और आपको पहले भी बताते थे हम कि क्लास नेम में जितना वर्ड होगा उस हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। लाइक यहाँ पे देखिए, बफर्ड एक वर्ड है, रीडर दूसरा वर्ड है, तो बफर्ड का B कैपिटल, रीडर का R कैपिटल। उसी तरह से यहाँ इनपुट का I कैपिटल, स्ट्रीम का S कैपिटल, रीडर का R कैपिटल, ठीक है, ISR तीनों कैपिटल होगा। अब क्या है, ये तो एक ऑब्जेक्ट हुआ इनपुट, ठीक है। अब ये डायरेक्ट यूज नहीं होगा, अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे बफर्ड रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, और इसके अंदर पास करेंगे इनपुट जो ऑब्जेक्ट अभी हम बनाए थे वो, ठीक है। अब हम लोग एक मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर रोल नंबर, ठीक है, जो हमको प्रिंट करेगा मैसेज को आउटपुट में। और पहले क्या करेंगे, जब हम बफर्ड रीडर से इनपुट लेते हैं तो बफर्ड रीडर कोई भी इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट है, बहुत सारा चीज इसमें है, ठीक है, तो समझने का कोशिश कीजिएगा।
बफर्ड रीडर जब इनपुट लेगा तो कोई भी इनपुट स्ट्रिंग में लेगा, वो इंटीजर में नहीं लेगा, वो फ्लोट में नहीं लेगा, वो स्ट्रिंग में लेगा। तो कैसे लेगा? स्ट्रिंग रोल इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन। ठीक है, मतलब रीड लाइन इज ए मेथड, रीड लाइन इज ए मेथड विच इज मेथड ऑफ बफर्ड रीडर क्लास। ठीक है, तो किस ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको एक्सेस करवाएंगे? बी आर डॉट रीड लाइन। क्यों? क्योंकि बी आर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बफर्ड रीडर, तो बी आर डॉट रीड लाइन। अब जो है ये क्या एक्सेप्ट करेगा? तो भले हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे 5, हम लोग वैल्यू डालेंगे 5, बट ये 5 जो है ये उसको ट्रीट करेगा स्ट्रिंग के रूप में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के रूप में, और कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट। मतलब पार्स इंट मेथड जो है वो किसी इंटीजर वैल्यू को किसी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। और ये पार्स इंट मेथड इंटीजर क्लास का स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक मेंबर है। इसीलिए डायरेक्टली क्लास नेम से हम इसको कॉल कर लिए, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। नॉर्मली जब वो नॉन स्टैटिक होता है, जैसे यहां पर ऊपर के लाइन में देखिए, रीड लाइन जो है वो नॉन स्टैटिक मेथड है, इसीलिए हम पहले बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए फिर उसको कॉल किए। लेकिन पार्स इंट जो है ये क्या है? स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल किया जा सकता है, और हम लोग कॉल यहां पे कर भी रहे हैं। ये क्या करेगा? ये जो रोल नंबर जिसको वो स्ट्रिंग के रूप में ले रहा है उसको वो इंटीजर के रूप में कन्वर्ट करेगा और आर नंबर के अंदर डालेगा। एक अलग से वेरिएबल होगा आर नंबर का, और इसके अंदर वो उसको डालेगा और फिर जाकर के वो काम करेगा, डायरेक्टली काम नहीं करेगा। तो इसमें ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है। एक इनपुट लेने के लिए एक इनपुट लेने के लिए आपको 5 लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक इनपुट लेने के लिए 5 लाइन लिखना पड़ेगा, बफर्ड रीडर का कंसेप्ट अगर आप यूज करते हैं तो। ठीक है ना? और इसमें एक चीज किया जा सकता है, इसको अगर थोड़ा सा शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अलग से स्ट्रिंग वाला जो कंसेप्ट बनाए हैं, इसके लिए हम एक लाइन आपको लिख के दिखाते हैं। ये भी तरीका है, इंट रोल इक्वल टू, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इंट रोल इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन। दिस इज ऑल्सो ए। अब क्या हुआ? ये दोनों लाइन जो है एक लाइन में समअप हो गया। ठीक है, हम लोग क्या किए? पहले बी आर डॉट रीड लाइन के द्वारा एक इनपुट लिए, उस इनपुट, चूंकि वो इनपुट स्ट्रिंग के रूप में है, उस इनपुट को एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवाए। फिर उसके बाद एक अलग से वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप का, और फिर इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखकर क्या किए? उसको कन्वर्ट करवाए। ठीक है, यहां क्या करेंगे? यहां हम लोग डायरेक्टली रोल नंबर जो है वो इंटीजर के रूप में लेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट पहले लगा देंगे जो कि कन्वर्ट कर देगा, और बी आर डॉट रीड लाइन से हम एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे। बी आर डॉट रीड लाइन से हम लोग एक इनपुट स्ट्रिंग लेंगे, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर के रूप में, और फिर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो एक ही वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका भी इसका होता है, शॉर्टकट तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। इससे हमारा मेमोरी भी बचेगा, क्योंकि रोल जो ये जो रोल है स्ट्रिंग क्लास का, ये कुछ ना कुछ एलोकेशन करेगा अपने लिए, तो वो एलोकेशन हमारा नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से अगर करते हैं तो, और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। मतलब एक ही वेरिएबल के लिए दो दो बार वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, एक इनपुट लेने के लिए दो दो बार वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ रहा है, ये भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी तरीका है इसका। ठीक है, तो ये है बफर्ड रीडर के द्वारा अगर इनपुट लेना हो तो। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 6 अभी आपका खाली है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 6 में बफर्ड रीडर का यूज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल प्रोग्राम, अब यहां पर एग्जाम्पल प्रोग्राम है आपका। ओके ओके, इसका एग्जाम्पल नहीं देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
वेट ए मिनट, ये जो एग्जाम्पल 5 है, यहीं पे एग्जाम्पल 6 होगा। 6 अभी लिखा हुआ नहीं है। और 5 में क्या था? सिंपल आउटपुट को प्रिंट करवाया गया था कैलकुलेट करके। ओके, तो 5 को हम लोग आउटपुट के लिए, 6 को हम लोग इनपुट के लिए। ओके, ठीक है। वेरी गुड, 6 हमारा खाली है, हम 6 को कंप्लीट करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेना है। उसी प्रोग्राम को अगर मॉडिफाई कर दे तब भी काम चल जाएगा। 5 को मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ पे जो बाइट आर है इसको हम लोग इनपुट ले लेंगे यूजर से, ठीक है। यूजर से इनपुट ले लिए और फिर प्रिंट करवा दिए, ठीक है। तो ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर बोलोगे तो हम अभी ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंट ही लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। बस हो गया। मतलब बेसिकली इसमें कंसेप्ट यही है कि हम लोग इनपुट लेकर के, इनपुट कैसे लेते हैं किसी वैल्यू को, जैसे पहले क्या था, वैल्यू फिक्स हो गया था, आर का वैल्यू 10 है, ये फिक्स हो गया था। अब ये यूजर डिफाइंड है, यूजर जो भी वैल्यू डाले इंटीजर के रेंज में डालेगा तो वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग इसको सेव एज कर लेते हैं, एग्जाम्पल 6.java all files save, यस। सर पैकेज इंपोर्ट नहीं किए। ओके ओके, पैकेज इंपोर्ट नहीं किए हैं। राइट, जैसा कि आपको बताया गया, अगर स्कैनर क्लास का यूज करेंगे तो java.util पैकेज का इंपोर्ट हम लोग करते हैं। ऐसे ये अच्छा होता, एरर देता तो तुम पहले बता दी, एरर देता तो फिर सब लोगों को समझ में आ जाता चीज क्या है। अगर नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा वो मैसेज पता चल जाता। कुछ गलती होने दिया करो, ठीक है। अच्छा, मैसेज नहीं लिखे इंटर रेडियस, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसका वैल्यू डाल रहे हैं 20, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 1256। आंसर सही है क्या, एक बार चेक कर लो तो आंसर सही है। 1256 के लिए सही आंसर है। चेक इट, हम लोग एक बार इसको कर लेते हैं। सही आया आंसर। सही आया, ठीक है। 100 डाले तो 100 × 100, ठीक है। 3.14 का डेसिमल प्लेस खत्म हो गया और 31400 आ गया, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो बेसिकली यही हमारा एग्जाम्पल है कि हम लोग इनपुट लेते हैं, कैसे इनपुट लेना है इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसका और इजी वे भी है कि सिर्फ इनपुट लिए और प्रिंट करवा दिए, बस दिखाने के लिए कि हाँ इनपुट का ये वैल्यू हमारे वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल अच्छा है क्योंकि ये पहले इस तरह का एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुके हैं, तो केवल इनपुट वाला कंसेप्ट पे फोकस करना है, बाकी चीज हमारा सेम है, ठीक है।
तो आई होप ये वाला चीज समझ में सबको आ गया होगा, स्कैनर वाला चीज जो है। और अब जो है हम लोगों को 6 भी हम लोग कर लिए। नाउ कम टू, अब देखो क्या करना है। इंटर रोल नंबर को केवल इनपुट कराया गया है, ठीक है। सी दिस कोड। सबसे पहला लाइन लिखा हुआ इंपोर्ट java.io.star। वाई java.io.star? वाई? क्योंकि इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर जो क्लास है, ये क्लास आयो पैकेज के अंदर है, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर जो क्लास है, ये आयो पैकेज के अंदर है, इसीलिए हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज पब्लिक क्लास बफर्ड रीडर। यहाँ पे पब्लिक क्यों लगा दिए सर? नहीं भी लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी लगाओ तो भी सही, नहीं लगाओ तो भी सही। क्लास बफर्ड रीडर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। ये क्लास का नाम है, हालांकि इतना बड़ा नाम नहीं देंगे, क्योंकि इतना बड़ा नाम देंगे तो फिर कंपाइलेशन टाइम में ये इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कंपाइलेशन नहीं कराना है, केवल दिखाना है, एग्जाम्पल टाइप का कोड है ये, ठीक है। इसके बाद है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। तो ये लाइन तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, थ्रोज एक्सेप्शन। थ्रोज एक्सेप्शन, ये डायरेक्ट एक्सेप्शन भी लिख सकते हो या फिर आयो एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, बोथ बोथ आर ट्रू, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली केवल आयो एक्सेप्शन का ही यूज है, और अगर एक्सेप्शन लिख देते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें आयो भी आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कैसे बोले, स्टार लगा दोगे तो सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ स्टार ही लगाओगे, यहाँ पर अगर स्टार नहीं लगाओगे तो यहाँ दो दो क्लास है ना, जब स्टार लगाओगे तो सारा क्लास आ जाएगा। अदरवाइज तुमको लिखना पड़ेगा डॉट ये कोमा डॉट ये, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, तो वो चीज सही नहीं है। स्टार लगा दो, आराम से सारा का सारा इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे थे कि अगर एक्सेप्शन लिखते हो तो उसके अंदर आयो एक्सेप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। अब उसका क्या लॉजिक है वो अभी अभी उस पे मत जाओ, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हमको लगता है हो जाएगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आयो एक्सेप्शन लिखोगे, क्योंकि क्योंकि जब हम आयो मतलब आयो का यूज कर रहे हैं तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो एक्सेप्शन जनरेट करे, मतलब ठीक है। तो वैसे केस में एक्सेप्शन अगर जनरेट होता है तो उसको उसको थ्रो करवाने के लिए, मतलब उसको खत्म करने के लिए जावा में प्री डिफाइंड कुछ कंसेप्ट है। तो अगर आयो से रिलेटेड कोई एक्सेप्शन होता है तो उसको वो थ्रो कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके लिए हमको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। नॉर्मली एक्सेप्शन के लिए हम लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखना पड़ता है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में है एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ओन अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, प्री डिफाइंड यूज करना है, ऑलरेडी डिफाइंड है कि अगर 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 आयु से रिलेटेड एक्सेप्शन होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर लेगा। बस आपको लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे तो वो एरर दे देगा, ठीक है। लिखना है, लिखना मस्ट है। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर रोल नंबर, ये तो डायरेक्ट एक मैसेज है। स्ट्रिंग, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, स्ट्रिंग में पहले उसको इनपुट लिए, फिर इंटीजर में कन्वर्ट किए और फिर उसको लिखे। हम जानबूझ के यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग जानबूझ के ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, एक लाइन में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि इससे समझने में आसानी होगा, ठीक है। कि पहले हम लोग स्ट्रिंग के रूप में लिए, क्यों लिए? क्योंकि हम स्ट्रिंग के ही रूप में ले सकते हैं, क्योंकि हमारा बफर्ड रीडर जो है, वो जो ऑब्जेक्ट है, रीड लाइन मेथड जो यूज होगा, तो रीड लाइन केवल स्ट्रिंग को ही इनपुट लेता है, वो किसी भी इनपुट को एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रिंग में उसको स्टोर करवा दिए, और फिर कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज किए इंटीजर डॉट पार्सिल, जो कि उस इनपुट को, उस स्ट्रिंग को इंटीजर के रूप में कन्वर्ट करेगा और फिर आर नंबर के अंदर स्टोर करवा देगा, और फिर हम उसी आर नंबर को आगे जाके प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा है ना, हम समझ रहे हैं कि ये कंसेप्ट जो है अभी के लिए तुम लोगों के लिए दिक्कत तो करेगा, और आई थिंक इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते तो ज़्यादा बेटर होता। बट आज के डेट में इस तरह का अक्सर हम एक अपने रिलेटिव का भी देखे थे, विप्रो का इंटरव्यू था, तो वो इस तरह का क्वेश्चन उससे पूछ दिया था कि बफर रीडर का यूज करो, तो उसके लिए बिल्कुल ये नया शब्द हो गया था, ये क्या बोल रहा है, बफर रीडर का यूज ये क्यों कर रहा है करने के लिए, जबकि कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर थोड़ा सा समझने का कोशिश अगर करो
अभी के लिए थोड़ा दिक्कत है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग अभी उप्स कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, क्लास कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट में दिक्कत आ रहा हो तो लीव इट, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। इसीलिए देखिए इसका एग्जाम्पल हम नहीं करवाए हैं आप लोगों से, ठीक है, एग्जाम्पल प्रोग्राम इसका नहीं करवाए हैं, यही रीजन है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया है, टाइम भी हो चुका है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग बताइए कि ठीक ठाक रहा। अगर दिक्कत हुआ बफर रीडर में तो उसके लिए फिर टेंशन नहीं लेना है, मतलब ये नहीं सोचना है कि बाप रे बाप कैसे होगा। ओके, वी विल, हम लोग फिर आगे चल के सब कुछ देख लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। स्कैनर वाला कंसेप्ट सबका क्लियर है? स्कैनर वाला कंसेप्ट क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 सबका क्लियर है? रिप्लाई, रिप्लाई, बी इन एनर्जी, डोंट डोंट डीमोटिवेट, ठीक है, डोंट डीमोटिवेट, कभी नहीं। बिगिनिंग है हम लोग का, एकदम स्टार्ट किए हम लोग, तो ओके। अगर बफर रीडर आ गया समझ में तो फार बेटर इट इज, मतलब आपको, मतलब जो राजन बार बार दे रहा है, ठीक है, वो फिजिकली उसको मिल जाएगा, ये तो लॉजिकल डिजिटल वे में दे रहा है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो स्कैनर वाला कंसेप्ट लेकिन आना चाहिए। अगर किसी को स्कैनर वाला नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कैनर वाला में दिक्कत है? कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको स्कैनर वाला कंसेप्ट में दिक्कत है? आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग फर्स्ट।